बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, खबरें भी कुछ शामिल करेंगे और आपको बाखबर रखेंगे शहर की सूरत हाल से, और इसके अलावा कुछ नई पॉलिसियाँ जो एक के बाद एक लाई जा रही हैं उनका भी जिक्र करेंगे। अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम आपको एक वजीफ़ा आपके सामने बयान करना है। हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि हज़रत, नज़र बद से बचने का वजीफ़ा और तरीक़ा क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सूरत क़लम 29वां पारा, उसकी आखिरी आयत, व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। इसको कसरत से पढ़ा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र बद से आपको भी बचा लेंगे, आपके बच्चों को भी बचा लेंगे। मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा इस आयत की तिलावत कर लिया करें। अपने बच्चों पे भी दम कर लिया करें, अपने ऊपर भी कर लिया करें। अल्लाह आपको नज़र बद से बचा लेगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये थी जी आज की अच्छी बात। टॉप स्टोरीज़ भी हमने डिस्कस करनी है। आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ शाहिद सिप्रा साहब और राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। कल हमने देखा जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और कल हमने खासी लंबी डिस्कशन इस पर की कि महंगाई असल में क्यों की जा रही है, प्लान क्या है। तो मेरे ख्याल से ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। मिनी बजट के बड़े झटके सामने आने लगे हैं। गाड़ियों के खरीदारों के लिए एक और बुरी खबर है। शायद सिप्रा साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। कोई अच्छी खबर का भी इंतजार कर रहे हैं या हम या नहीं? हमने तो गाड़ी लेनी नहीं, हमें इससे क्या चाहिए, जितनी मर्जी महंगी। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें राव साहब, आपने नहीं लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेनी भी है, जिनके पास है भी सही। और बहुत सारे साई साहब कहते हैं कि हर रोज रोजाना की बुनियाद पर कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं महंगी होने के बावजूद, और आपको ट्रैफिक की रवानी बता रही है कि कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं और कितनी गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं और खरीद रहे हैं लोग। बात यह है कि गाड़ी खरीदना, एक सवारी आपके पास है, ज़राए आमदोरफ्त आपके पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल करना ये हर शहरी का उसका हक है और उसमें करना चाहिए। अच्छा, बात रही कि ये मिनी बजट की बात हो रही थी कि कैसा आएगा, क्या आएगा। ये आने से कबल ही अपोजिशन ने भी आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ तबसरे होते रहे कि ये जो बजट आ रहा है इसकी वजह से मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत ने वही बात आगे से दोहराई कि किसी को कुछ नहीं होने वाला। ये अब देखें, 1000 सीसी गाड़ी पर अगर आप टैक्स लगा रहे हैं, इससे कबल ये नहीं था। 1000 सीसी गाड़ी कौन से आम जो सारिफ है जो इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 12 लाख 14 लाख 15-16 लाख रुपए का दर्द बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को होता है। और ये वो आम आदमी की सवारी थी जो ये दर्द तो आवाम को दिया जा रहा है। राव साहब, गवर्नमेंट को कौन से दर्द की बात करेंगे? तो एक के बाद एक दर्द आवाम को दे रहे हैं। और अब 660 सीसी पे आवाम को लाया जा रहा है। लेकिन 660 सीसी की जो गाड़ी है उसको भी अब अगर आप देखें तो 15 से 16 लाख रुपए में आपको मार्केट में दस्तयाब हो गया। अब अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ी तो आपने आम आदमी से जहाँ दूसरी चीज़ें छीनी, घी, आटा, चीनी, दाल, मैं कहती हूँ जिसके पास गाड़ी है, पेट्रोल महंगा होने से वो गाड़ी बेचने का प्लान बना रहा होगा। पेट्रोल पे भी जितना पेट्रोल महंगा हो गया, सीरियसली तो नहीं, अगर वो गाड़ी बेच भी दे, अगर बेचता है और उसके बाद उसने खरीदनी भी है, किसी ना किसी, मैं ये कहता हूँ कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, बजट ज़रूर मुतासिर होता जा रहा है। लेकिन जो ज़रूरी काम है जिसके लिए शहरियों ने अपने घरों से निकलना है, चाहे वो दफातर हैं चाहे दीगर अमूर हैं, उसके लिए उन्होंने आना ही आना है सड़कों पर। जहाँ पे 4 गाड़ियाँ घर से निकल रही थी, वहाँ हो सकता है कि 3 निकल रही हो, 2 निकल रही हो, लेकिन गाड़ी तो निकल रही है, सड़क पर नजर भी आ रही है। क्वेश्चन ये है कि हुकूमत आपको क्या दे रही है।
हुकूमत आपकी बेनिफिट के लिए, हुकूमत आपकी जेब पर जो बोझ पड़ रहा है उसके लिए क्या कर रही है, तो मेरे ख्याल में वो मुसलसल पिछले 3.5 साल की अगर बात की जाए तो मुसलसल बोझ दर बोझ ही है। और ये क्या हुआ कि आप एक गाड़ी रह गई थी, अब उस पर भी आ गया। अच्छा, मुझे समझ नहीं लगती बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, लॉजिक हमें बार बार एक ही बता दी जाती है। गाड़ियों की कीमतों में ये पहली मर्तबा इजाफा नहीं हुआ। अगर आप 1000 सीसी की जो गाड़ी जो कि 12 से 13 लाख रुपए में बासानी दस्तयाब थी, वो अब 22 से 23 लाख रुपए पे जा चुकी है। जो जिस 1000 सीसी की आप बात करें, हम आम गाड़ियों की बात करें ना, हम तो वो उस लग्जरियस सेटअप में जा ही नहीं रहे। हाँ। हम तो वो बात कर, हम तो अच्छा, ऑडी की बात कर ही नहीं रहे। हो जाती हूँ मैं, जब कभी भी गाड़ी लेने का प्लान बनाती ना, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आप कुछ सेविंग करके अपनी गाड़ी ले सके, और फिर वो आप प्लान उसके बाद ये गाड़ी रह जाता है। ये सिर्फ गाड़ी महंगी नहीं हुई, उसके बाद आपने क्या इंश्योर किया है कि जो ओन का एक गैर कानूनी धंधा पूरी मार्केट में चल रहा है, लाखों रुपए ओन भी है, जो बड़ी गाड़ी इंपोर्ट होती है उस पे ओन भी है, 4-4, 5-5 लाख रुपए ओन भी है साथ में, तो उस कॉस्ट को अगर मिलाएं तो बात कहां पर जाएगी। बिल्कुल तो अच्छा, एक तरफ कीमत है, एक तरफ टैक्सीज आप, हाँ जी, ठीक है। मुझे बताएं कि कीमत तो चलो बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरर को आप नहीं रोक सकते, वो जिस तरह माफिया बेलगाम है, जिस तरह राव साहब जिक्र कर रहे हैं कि एक 12-13 लाख की जो गाड़ी थी वो अचानक 18 पे गई, 18 वाली 24 पे चली गई, ये जंप हुआ और ये है भी सही। 18 वाली 32-35 पे गई, वो चली 16 लाख की सिटी गाड़ी थी जो अब 32 लाख पे है, चली गई। अब मुझे बताएं कि उस पर आप इजाफी टैक्स भी लगा दें तो फिर एक जो आम शहरी है वो कहाँ जाएगा। और फिर 1000 सीसी तक तो आम जो मतवसत तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो खतून खाना मैं बात कर रहा हूँ, जो हम लोग कमेटियां डालकर जो कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे पैसे कहीं से इकट्ठे करके और सेविंग करें और उसके बाद ये गाड़ी खरीद लें। मैं मिसाल दे रही हूँ कि मैं जब कभी भी प्लान करती हूँ कि इस तरह से शादी के बाद आपने कुछ प्लान शुरू किया होगा ना, प्लानिंग की उससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि आपने कुछ प्लानिंग। हाँ, तो शादी के बाद ये सारी प्लानिंग आपको करना पड़ती है, फिर ये इस तरह के इजाफे और इस तरह के मामला आपको मुश्किल भी लगते हैं। उसकी क्या वजह है? बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, वो जिम्मेदारियों के साथ जब आप पे इजाफी बोझ आता है तो वो फिर आपको नुकसान भी पहुंचाता है, उसका रिएक्शन भी आता है। रिएक्शन क्या होता है कि आप हुकूमत को बुरा भला कहते रहें, भले कहते रहें, रोजाना सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, रोजाना तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन हमेशा उनकी तरफ से यही जवाब दिया जाता है कि मईशत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। और शहबाज गिल साहब ने मैं उधर ही आने लगी थी, मिनी बजट की ऑपोजिशन ने मुखालफत की, क्या फायदा होता है? मुझे सिर्फ ये बता दें, ऑपोजिशन भी अपना काम जो है ना एक रस्मी तौर पर रस्मी कार्रवाई पूरी सभी ने, जो भी ऑपोजिशन होगी किसी भी दौर में, 2018 में जब फ्यूल की कीमत 65 से 70 रुपए थी, आपकी स्टॉक मार्केट 54,000 पर ट्रेड कर रही थी, आपका डॉलर 101-102 रुपए पे था, आपका आटा 35 रुपए किलो था, आपकी चीनी 55 रुपए किलो थी, क्या उस वक्त मुखालफत नहीं होती थी? हाँ, उस वक्त भी होती थी। और अब अगर आप एनालिसिस करें इन सारी चीज़ों का, तो सारी चीज़ें जो वो उनकी कीमतों में 100% से ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। आपके घर के जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जो पहले बिल जलाते थे अब दिल जलाते हैं, उनसे बंदा पूछे ना कि क्या अब आप कंटेनर पे चढ़ के आपको बिल याद नहीं आते? अब तो कोई कहीं पे जिक्र नहीं होता। जो आपकी एक्सपेंडिचर्स की बात की है सिप्रा साहब ने, जिस तरह से कहा कि हम कमेटियां डाल के कुछ सेविंग करते हैं, वो सेविंग आपकी तभी होगी जब आपके यूटिलिटीज़ में से कुछ बचेगा। आज तो आप बच्चों की फीसें और साथ में अगर यूटिलिटीज़ को अपनी को मीट कर लें तो ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा काम है। और आपकी 65% से ज़ायद आबादी जो है वो इसी तरह से, जो बेचारे ना किसी से मांग सकते हैं, ना किसी से हेल्प के लिए बात कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाना, उनकी जिंदगी। अच्छा, इससे ना सिर्फ नई गाड़ियां बल्कि मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बता दीजिएगा, स्पेयर पार्ट्स भी कल हमें खबर मिलेगी कि महंगे हो गए, ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा। अच्छा, ये कह रहे थे कि 101 पे डॉलर जो है चल रहा था, अपोजिशन उस वक्त भी इसी तरह फ्रेंडली अपोजिशन की जाती थी, तनकीद का निशाना बनाया जाता था। आज वही डॉलर कहाँ पे? 172 पे है, 178 पे वापस 176 पे आया है। ठीक है, उसके मार्केट में 176 का नहीं है। ये 35 रुपए किलो आटे की बात कर रहे थे, आज वही आटा आपको 80 रुपए 82 रुपए चक्की का आटा जो है इसी तरह मिल रहा है। और जो मार्केट रेट है वो उसको छोड़ दें। गंदुम आपने 1800 रुपए 2000 रुपए खरीदी, नहीं लास्ट ईयर 1800 खरीदी है गवर्नमेंट ने, आज वही आपको 3200-3300 रुपए फी मन के हिसाब से मिल रही है। अच्छा, ये चीजें तो बढ़ गई,
मजदूर की उजरत वहीं 700 खड़ी है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये इनको मालूम होगा, कमिश्नर साहब का भी नोटिफिकेशन हुआ है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लोग हैं 21 से 23 हज़ार होने चाहिए। ठीक है, वो 700 पे ही खड़ी है। वो आपको 800 रुपए, स्किल्ड वालों को 800 मिलना है, अनस्किल्ड वालों को 700 मिलना है। मुझे ये बताएं कि आटा 35 से अगर 80 पे चला गया है, दुगना से भी ज्यादा हो गया है, तो उजरत वहीं 700 खड़ी है, तो फिर मजदूर कहाँ जाएगा? बिल्कुल। फिर आप अच्छा, ये यूटिलिटीज मांगे जवाब, कोई जवाब देते हैं आपको? नहीं, कोई नहीं जवाब देता। वो कहते हैं गवर्नमेंट ठीक जा रही है। यकीन कीजिए कि ये परवेज खटिक साहब ने जो आवाज बुलंद की है, जो उन्होंने विफाकी वजीर को तनकीद का निशाना बनाया, सिर्फ एक ही वजह थी कि वो एक बिल ऐसा लाना चाह रहे हैं कि कुदरती गैस और LNG को मिक्स करके टैरिफ को बढ़ाया जाए। KPK का और सिंध का स्टांस है कि नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम लोग सारे वसाइल हमारे पास हैं, 18वीं तरमीम के तहत हमें पहले गैस मिलनी चाहिए, उसके बाद आगे जाए। बिल्कुल जहाँ से अब पंजाब क्या है कि पंजाब उससे सफर हो रहा है, उनको हमेशा LNG भी महंगी मिलेगी, उनको बाकी चीजें भी मिलेगी। बात यह है कि हुकूमत कोई ऐसी प्लानिंग करे कि 22 करोड़ आवाम को उससे फायदा हो। हुकूमत 22 करोड़ आवाम का सोच ही ना ले। सिपरा साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, गवर्नर लेकिन अगर वो नहीं सोचती तो फिर 22 करोड़ आवाम को सोचना पड़ेगा। हाँ, कल हमने ये चीज डिस्कस की कि फिर आवाम क्यों नहीं बाहर आती है? ऑपोजिशन अपना काम, आवाम को आपने अपने पेट की खातिर उनको फंसाया हुआ है। वो 600-700 उजरत कमाने के लिए घर से निकलेंगे, आपके लिए 600-700 की आप बात कर रहे हैं, 600-700 तो आप बात कर रहे हैं उस मजदूर की जो अगर आप अपनी गाड़ी से बाहर झांकें तो आपको अंदाजा होगा कि आपका चुबुर्जी चौक, लोहारी, आपका ये हमदर्द चौक है, अकबर चौक में आप जाएं, आपको लेबरर्स की कितनी बड़ी तादाद। बिल्कुल आपने सही कहा। सिपरा साहब, गवर्नर साहब की स्टेटमेंट आपके सामने है न्यूज़पेपर में, जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि महंगाई है, हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। फ्रंट पेज पे ऊपर सबसे पहली स्टोरी ये लगी है। अब गवर्नर साहब अगर ये कह रहे हैं तो मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या ये जरूरी? सबको पता है, सबको पता है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता है और खुद मानते हैं कि महंगाई हो रही है, आपके वुज़रा को भी पता है। तो साथ ये भी कह देते हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत नहीं, पूरी दुनिया के मुकाबले में तो फिर आपकी करेंसी कहाँ पे जा रही है? वो आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें कहाँ पर खड़ी हैं, उनकी उजरत कहाँ पर खड़ी हुई है? क्या आपको जो गन्ने की फसल है, क्या आप इंपोर्ट करते हैं? क्या गंदम आप इंपोर्ट करते हैं जो आप दुनिया के साथ मिला रहे हैं? खाने पीने की जो अशिया हैं, ठीक है, कुकिंग ऑयल की आप बात कर लें, पाम ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं, चले उसकी फ्लक्चुएशन समझ आती है, लेकिन हर चीज़ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप हर 15 रोज़ के बाद जब फ्यूल की कीमत में इजाफा कर रहे हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए, तो उस पर हम आपको कहते हैं कि आप अपने घर से प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आए तो आप हेलीकॉप्टर पे आए। आपको खुदा का खौफ करें, आपका काफिला आज भी किस रियासत में आप बात कर रहे हैं, आपका काफिला सिपला साहब, आपका काफिला तो आज भी उतना ही है, बल्कि उससे बड़ा है माजी के मुकाबले में। ये काफिले और बड़े होंगे, आवाम की मुश्किलात भी और बढ़ेंगी। आप दफातर में चाय बंद करके आप दफातर के पुरानी बातें हुकूमत इस बात को क्लेम करती है कि पूरी दुनिया में हमने कोविड को अच्छे तरीके से संभाला, साथ में ये भी कहती है कि जो महंगाई आ रही है ये कोविड की वजह से आ रही है। अब इसमें से कौन सी बात माने इनकी? अब इनकी तो कोई बात मानने नहीं, मुझे बताया ना, अगर आपने कोरोना पे पूरी दुनिया में अगर आपको कोरोना पे सराहा जाता है, से कोविड पे ही हर बात डाली जा रही है पिछली हुकूमतों पे, शायद सिपरा साहब, उसके बाद फिर कोविड आ गया तो आपने सब कुछ उस पर डाल दिया। खैर, मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे भी हमने जाना है, लेकिन उससे पहले मोटरवे की सूरत हाल जान लेते हैं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जी मोटरवे का स्टेटस पता चले तो वो वहां पर सफर के लिए तैयारी करें। फाहद भट्टी वहां पे मौजूद है। फाहद बताएगा क्या स्टेटस है? मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है? अगर नहीं तो टाइम क्या बताया जा रहा है? तकरीबन सुबह 9 बजे M2 मोटरवे को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया है। शदीद धुंध की वजह से, हद निगाह कम होने की वजह से M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक, उसके अलावा M3 मोटरवे जो लाहौर से मुल्तान जाती है उसे फैज़पुर इंटरचेंज से दरखाना तक शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जबकि M11 मोटरवे जो लाहौर से सियालकोट जाती है उसे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुला रखा गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हद निगाह बेहतर होगी या सूरज जब निकलेगा तो उसके बाद M2 मोटरवे को, जिसे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया है, उसे खोल दिया जाएगा। मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद होने की वजह से GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। ख़ासतौर पर मोटरवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। ठोकर न्याज़बेग पर मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का दबाव है, जबकि बाबू साबू इंटरचेंज जो है वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है, जो बंद रोड से होते हुए सगिया और सगिया से आगे शादरा की जानिब जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है। इसी के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से
ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है ताकि शहरियों को मुतबादिल रास्तों से मुतल्लिक आगाही मुतबादिल रास्ते के लिए भी जो है वो प्लान कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, फाहद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी हमने चलना है ब्रेक की तरफ और मैं खबरों पर एक नज़र डाल रही थी कि कोई अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन तमाम खबरें ऐसी हैं इसलिए हमारा कोई कसूर नहीं है। ब्रेक के बाद आते हैं तो सर्विसेज हॉस्पिटल से आपको खबर देंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल से खबर है, हमने देखा ये कुछ ही दिन पहले वाकया पेश आया था 4 रोज़ कबल, जिस पे एक्शन नहीं हो सका। खबर के मुताबिक आपको बताते चलें कि जी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन हो जाएगा। डॉक्टर इत्तेशाम का कहना है कमेटी का फैसला कबूल करेंगे। अब ये सिर्फ बातें ही की जा रही हैं कि गफलत के मुर्तकब जो पाए गए हैं उनकी निशानदेही भी की है। माजी में भी ऐसे वाकयात हुए, लेकिन चूंकि इस तरह की वाकयात की इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर की नहीं जाती है और एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। शायद मैं गलत भी हूँ, शायद सिप्रा साहब ऐसा ही है। देखिए इसमें तो सपोर्ट का कोई आंसर होता ही नहीं है कि वीडियोस और फुटेजेस मौजूद हैं। बिल्कुल, जो शहरी आया और लवाहिकीन ने जो मुतालबा किया और प्रोटेस्ट किया और एहतजाज किया, उनका बिल्कुल ठीक था और वो राइट पे थे। उसकी क्या वजह है कि एक पेशेंट अगर आपकी इमरजेंसी में चल कर आता है और एक उसकी पहले पर्ची बनाई जाती है, उसका उस पर चेकअप नहीं होता, 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है, वो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद अपनी गफलत और नाअहली को छुपाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक और पर्ची बनवाते हैं, उस पर रिसीव डेट जो है वो लिख कर दे देते हैं, फिर उसको कह देना कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है, कि इसको लिखने में गलती होगी। मुझे ये बताएं कि ये इंसानी जान का मसला है। एक जान यहाँ से चली गई, एक नौजवान जो है उसकी हलाकत हो गई, उसके बाद आप बड़े आसानी से मीडिया चैनल्स पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि ये मिस्टेक है। तो ये जान से चले जाना या किसी का मर जाना उनके लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। साहब ये हमारे यहाँ बुराइयों में से एक बुराई है कि हम एक तो अगर कोई मिस्टेकनली हो भी गया है तो उस पर पर्दा डालने के लिए, जबकि झूठ जो है वो 120 साल भी झूठ ही रहता है, आप जो मर्जी कर लें। इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि धोखा इतना मजबूत होता है कि वापस वहीं पर आता है जहाँ से शुरू होता है। तो देखिए जो ही इन्होंने पर्ची बनवाई उसके बाद सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें चल कर आ रहा है हामिद, और उसके बाद किडनी की पेन है उसको, और उसका हशर देखें आपने चंद ही लम्हों में, बजाय इसके कि आप उसको टैकल करते इशू को, अगर किसी से गलती हुई है फौरी तौर पर उसका अदराक करने के लिए अगर कोई गलत इंजेक्शन लगा भी है तो उसका कोई अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते। एक फसाद इकट्ठा किया गया, लवाहिकीन को कमरे में बंद किया गया, और उसके बाद फिर बस ऑब्वियसली देखिए एक और चीज़ है। देखिए ये नॉर्मली सरकारी अस्पतालों में तो हमारा ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो हम ये बात सुनते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में ऐसे वाक़यात निस्बतन कम हैं। होते ज़रूर हैं, कभी कभार आपको मज़ाफ़ाती इलाकों से खबरें आती हैं गलत इंजेक्शन लगने की, लेकिन यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल हो या मेयो हॉस्पिटल हो, यहाँ पर इस तरह के वाक़यात गलत इंजेक्शन लगाने के बहुत कम है। अच्छा इसमें कौन सा इंजेक्शन लगा था, बजाय इसके कि उसको इंक्वायर किया जाता, उसका पता चलाया जाता कि वो जिस कंपनी ने वो मेडिसिन फराहम किया है, क्या वो कंपनी ने उसमें ज़ायदुल मियाद अद्वियात तो नहीं फराहम किया, और उसके बाद फिर आप देखिए एक मैं आप ठीक कह रहे हैं प्रेस्क्राइब किया, देखिए मार्जिन आपने जब आगे बढ़ना है सिप्रा साहब तो फिर आपने पीछे पहले देखना है, तो फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरे ख्याल से ये एक पेशेंट आपके पास आया, इमरजेंसी में आ गया, डॉक्टर्स ने उसको चेक करना है, आपने 1 घंटा उसको चेक ही नहीं किया। जिस पर्ची की बुनियाद पर उसका चेकअप होना था, जिसकी बुनियाद पर उसका इलाज मुआवजा शुरू होना था, उसको आपने गायब किया, और उसके बाद आप कह दें कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसने इंजेक्शन बनाया या गलत इंजेक्शन, ये बहुत दूर की बात है, ये बहुत दूर की बात है। बात ये है कि आपने साहब ये हो सकता है, बात तो सुनिए ना, कोई मेरी बात सुने, मसीहा का नाम क्यों दिया जाता है आपको? देखिए एक बीमार आदमी या उसके लवाहिकीन उसको हॉस्पिटल किस लिए लेकर आते हैं, ताकि उसकी जान बच सके, उसको कोई ट्रीटमेंट मिल सके। यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक डॉक्टर जो है उस इमरजेंसी को हेड कर रहा था, उस बंदे का चेकअप क्यों नहीं किया गया? नौबत यहाँ तक क्यों आई कि लवाहिकीन डॉक्टर्स के कमरे में गए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, यहाँ तक नौबत क्यों आई? ये सवालात है। बेसिकली उसका ट्रीटमेंट ना होना और 1 घंटे का वक्त गुजरना, बेसिकली ये इसकी तहकीकात होनी है।
कमेटी खेले। हमारे यहाँ यही है, अलमिया है माजरत के साथ कि जब भी किसी चीज पर, किसी मामले पर मटन रोड को ब्लॉक करना बड़े अच्छे तरीके से आता है, सब कुछ आता है। एहतिजाज करें, ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आया उसका इनसे प्रोटेस्ट वाले, इनसे आप ये कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम कमेटी का फैसला मानेंगे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होने दें, तहकीकात होने दें, तहकीकाती कमेटी बनाएं। आप खुद मामले की तहकीकात करें, आप क्यों कमेटी का इंतजार करें? आपको मामले का नहीं पता कि क्या हुआ? आपके पास वो फुटेजेस मौजूद नहीं है क्या जो आप कमेटी बनाने का इंतजार कर रहे हैं? लवाहिकीन ने एहतजाज किया, पुलिस ने उनको डराया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया उन पर, बदतरीन सलूक जो है वो। एक तो उनका नौजवान 30 साल का नौजवान देखिए कि उसकी डेथ होती है, दूसरा लवाहिकीन के साथ जिस तरह का शर्मनाक रवैया इसको हम कहेंगे। और यहाँ पर हम देख लें हमारे यहाँ क्या है, इंसानों की क्या वक़्त है। अच्छा, एक इंजेक्शन लगा, उसके बाद लेनी है एमएस का तायुन करेंगे कि कौन जिम्मेदार है? नहीं होना है, डॉक्टर्स को ओएसडी किया जाएगा या एमएस को हटाया जाएगा और नया लगा दिया जाएगा। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन इतनी होती है, बस किसी उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाएगा। साहिवाल वाकया के जो किरदार है वो आज सजा भुगत रहे होते, वो सारे बाहर ना होते। अगर इंसाफ होता तो जो इतने वाकयात पे दर पे वाकयात हो चुके हैं उनको सजाएं मिलती हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, इस केस को मिसाल बना दें, इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो कि चाहे उसमें डॉक्टर, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे नर्सिस, कोई भी उसमें इन्वॉल्व है इस केस में, जिसने अपनी गफलत का मुजाहिरा किया, आप उनको मिसाल बनाएं, कवानीन के मुताबिक उनको सजा दें, कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करें और उनके लवाहिकीन को और पूरी कौम को बताएं कि ये मुजरिम है, इनकी वजह से ये कीमती जान यहाँ से गई, ये जो नौजवान है उसकी हलाकत हुई, तो फिर तो ये मामला शायद कुछ देर तक जो है वो बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर सलमान ने शाही से साहब ज्वाइन किया है, पैट्रन इन चीफ वाईडीए पंजाब है। डॉक्टर सलमान से हम जानेंगे कि इस मामले की इंक्वायरी किस तरह से कराई जाएगी। मुजरिमाना गफलत तो कहा जा रहा है, लेकिन इस गफलत से पर्दा कैसे उठाया जाएगा? डॉक्टर सलमान, कहिएगा अब तक इस मामले में पेशरफ्त क्या हुई है? इंतहाई ये अहम मामला है और 4 रोज गुजर गए, इस पे ताहाल कोई एक्शन नहीं हो सका। मुजरिमाना गफलत तो कह दिया गया, पर्दा कैसे उठेगा इस मुजरिमाना गफलत से? पहले तो ये जो मौसूफ शख्स बात कर रहे थे अभी टीवी पे, ये तो कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो चुकी है। तो पहले मुझे आप थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इंक्वायरी हो चुकी है या होनी है, क्योंकि आपका टीवी बार बार ये चला रहा है कि इंक्वायरी हो चुकी है। डॉक्टर सलमान, आप वाजे कर दे क्या हुआ है। चले, अगर हमें नहीं कुछ पता तो आप बता दें क्या हुआ है। टीवी पे बैठे हैं और आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नोटिफिकेशन आप अंडरस्टैंड करा दें, आप अंडरस्टैंड करा दें। आप बता दें, डेड बॉडी आई थी उसकी, क्या उसकी डेड बॉडी आई थी? क्या वो इमरजेंसी में आया था? चल बिठाया किसने हुजूर? आप अंडरस्टैंड करा दें, आप अंडरस्टैंड करा दें। हाँ जी, आप भी तो कुछ बताएं ना। वक्त दिया है, आप अंडरस्टैंड करा दें जी। आप वो नोटिफिकेशन टीवी पे चलाएं। क्लॉज नंबर 5 में जो 4 डॉक्टर्स के नाम है, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है कि उन्होंने एमएस की नाअहली नालायकी के खिलाफ एहतजाज किया, उन्होंने एमएस ऑफिस का घेराव किया। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये 4 लोग उस मरीज की डेथ में या मरीज को हैंडल करने में शामिल थे। मसला यह है कि वो नोटिफिकेशन शामिल हुआ अंग्रेजी में और बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। और आपको तो बहुत आती है, आपने रिसीट भी तो बनवा ली। आप तो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट है, हमने आपका भी देखा है कि आप अंग्रेजी, आपको तो अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह आती है, इसीलिए तो आपने डबल पर्ची भी बनवा ली। आपके लोगों ने, आपके साथियों को भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है। नहीं, आप पर्दा ना डालें। आप कह रहे हैं किस चीज पे पर्दा डालने हैं? उस सीसीटीवी फुटेज में पर्दा डालने हैं हम? अंग्रेजी थोड़ी सी क्या उस पर पर्दा डालने हैं? क्या मरीज जो चल के आ रहे हैं अंग्रेजी आपको बहुत पढ़नी आती है? कर दें, आप बता दें। तर्जुमा करके बता जी जरूर बताएं। सबसे पहले अगर आप मुझे 1 मिनट दें, उस इंसिडेंट की अभी तक इंक्वायरी पेंडिंग है। जो डॉक्टर शामिल थे वो इंक्वायरी में है। कहीं पे मुबैना गफलत इलाज में हरगिज नहीं हुई। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट भागदौड़ में बचा है, डेथ सर्टिफिकेट अटैक के दौरान बना है, डेथ सर्टिफिकेट उस वक्त बना है जब मरीज के 40 लॉसिंग डॉक्टरों को मार रहे थे, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक बिल्कुल हुई है। और उसकी इंक्वायरी में जो हमें अंग्रेजी में ये समझ आ गया था कि मिस्टेक हुई है, इसलिए हमने वो चीज भी बता दिया। बाकी अंग्रेजी आपने हमें समझा दी, तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बता दिया कि जो हुआ है आपके लिए तो आप भी जानते हैं। बाकी आप वाकई बड़े अजीम इंसान है। आप अंदाजा करें, रिसीव्ड डेड इनको यही आता है, 2 लफ्ज लिखने आते हैं। हमने अंग्रेजी डॉक्टर ने अपनी गफलत, अपनी नहली और इन तमाम जो लोग इसके मुजरिम हैं, मैं मुजरिम आपको कहूंगा, उनको अपनी गफलत को छुपाने के लिए
ये लोग रिसीव्ड डेड लिख रहे हैं। और भाई आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन वीडियोज ने आपके तमाम जो मामलात हैं वीडियोज ने क्लियर किए। आपके अपने कैमरों ने आपकी जो गफलत नहली से पर्दा उठाया, उन्होंने पूरी कौम के सामने, जो उन्होंने चलते फिरते इंसान को जिनको खुद अंग्रेजी का इंजेक्शन नहीं पढ़ना है कि कौन सा लगाना है, किडनी की पेन हो रही है, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, तो आप ये तो बता दें कम से कम। चलता बात ये है कि वो तनकीद करें, उनका हक है, हम तनकीद कर रहे हैं, हमारा हक है। क्वेश्चन ये है कि एक कीमती जान नहीं छोड़ने, हम कोई सीसीटीवी किसी और हॉस्पिटल की सीसीटीवी नहीं चला, हम दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि इन्होंने जब चल के आ रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है कि रिसीव डेड, आप अंदाजा लगाएं। जब डॉक्टर बन गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वहां पे खिदमत, इंसानियत की खिदमत का तो साइन किया हुआ है नहीं लोगों ने, तो है उन्होंने। ये क्या खिदमत की है कि एक बंदा इस दुनिया से चला गया है, फिर आप अंग्रेजी और उर्दू में फंस गए। मौसूफ का आप तरीका देखे बात करने का, जैसे हमें इन पे तनकीद करने का शौक है। अरे आप अपनी जिम्मेदारी तो कबूल करें, आप बाहर निकल के सिर्फ 1 घंटे का जवाब दे दें, बाकी छोड़ दें, सिर्फ 1 घंटे का जवाब दे दें। अंग्रेजी के नोटिफिकेशन पढ़ के आपको यहाँ बिठाते हैं, 2 पर्चियों का जवाब दे दें, 1 घंटा उसका इलाज नहीं किया, उसका जवाब दे दें, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कोई कमेटी खेलने की जरूरत नहीं, इनको भी पता है और कमेटी वालों को भी पता है कि क्या करना है। हम आपको अंग्रेजी के नोटिफिकेशन मैंने पहले ही कहा कि कमेटी हमेशा जो मामला होता है उसको दबाने के लिए होता है, ताकि लवाहिकीन जो सरापे एहतजाज बने उनको भिजवाया जाए, उनको वहां से हटाया जाए और उसके बाद ये मामला अब ठंडा हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा कि कमेटी का हम डिसीजन मानेंगे, क्या जरूरत है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और आप कमेटी का डिसीजन का इंतजार करें। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आपने लोगों को जिन्होंने गफलत की, जिन्होंने बंदे को इलाज मुआवजा नहीं दिया, उस हामिद नामी जो नौजवान था, उसका जो मलबा है वो घर जाके देखें। बिल्कुल आप जो बेचारा दिहाड़ीदार था उसका घर देखें आप पहले, आपको अंदाजा होगा। समझ सकते हैं ये नाम के मसीहा है। रह गई बात हमारी रिपोर्टिंग की, हमारी खबरें डिस्कस करने की, तो ये वही टीम है, वही लोग हैं। जब आप सड़कों पे निकल के एहतजाज रजाइयों में बैठे थे, याद करें ना, तब लगा के बैठे हुए थे, सारी रात भूख हड़ताल चलती थी। डॉक्टर आमिर बंदेशा याद होंगे इनको, उस वक्त इन्हें हमारी अंग्रेजी नहीं याद आती थी, याद दिला रही हूँ। उस वक्त जब सड़कें बंद होती थी, टायर जलाते थे, ठीक है ना, लोग मुश्किल में होते थे, यही लोग बैठे, उस वक्त अंग्रेजी इनको नहीं याद आती। सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर कैंप लगा करते थे, उस वक्त हमारी अंग्रेजी इनको अच्छी लगती थी। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये वही लोग हैं। इसलिए मुझे खबर वाइंड अप करने से पहले वो वक्त याद दिलाना था कि आज जिन लोगों को आप कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो आपके एहतजाज में पूरी रात आप लोग के साथ मौजूद होते थे, आपका मौक़िफ़ भी सामने लेके चलते थे। आज किसी दूसरे की बात की जा रही है, आप पे तनकीद की जा रही है, तो प्लीज इसको बर्दाश्त करें। बात सिर्फ करने का मकसद क्या था कि इंसाफ फराहमी जो है वो होनी चाहिए। जो जान चलेगी वो वापस तो नहीं आएगी, लेकिन आगे इस तरह के वाकयात रोकने के लिए मामले की इंक्वायरी शफाफ बुनियादों पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, अब अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है जी, गटर ढक्कन की चोरी पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा, सरकारी एहलकार भी गिरफ्त में आएंगे। इसको क्या कहें, देर आयत दुरुस्त आयत। राव साहब आपसे हम इस बारे में बात कर लेते हैं। पहले दुरुस्त आयत की क्या बात है कि आपके यहाँ बहुत बड़े वाकयात हुए, इससे बहुत बड़े वाकयात हुए, और कल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये एक ट्वीट भी सामने आई, फिर नोटिफिकेशन भी सामने आया, जिसमें तमाम जो अलाइड महकमे हैं उनके सरबराहान को ये मरासला अरसलाल भी किया गया कि अब अगर कोई बच्चा किसी इलाके में, तो वहाँ का जो कंट्रोल्ड एरिया का ऑफिसर होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसी के फॉलोअप में कमिश्नर लाहौर ने भी फिर मीटिंग की और वाज़िया किया कि मैनहोल के हवाले से जिसका जो कंट्रोल्ड एरिया है, अगर LDA का कंट्रोल्ड एरिया है तो LDA अपनी जो मुलाजमीन है उनको मुख्तलिफ शाहराहों पर डिप्यूट करे, अगर वासा का है तो वासा, MCL का तो MCL। तो इस पर अब मेकनिज़म तो बनाया गया, लेकिन जो ही आप जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जाएंगे तो आपको बेशुमार ऐसे मैनहोल मिलेंगे जहाँ पर जो कवर्स हैं वो नहीं है। अब लोग कहते हैं हम तनकीद करते हैं, कुत्ता काटने के बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारी उस पर भी आपने कमेटियाँ बनाई, बहुत सारे नोटिस लिए गए, रुक गए नहीं रुके। मैनहोल में बच्चों के गिरने के, डोर फिरने के बहुत सारे वाक़यात, क्यों ये नॉर्मल चीज़ें लगती हैं शायद सिप्रा साहब? नहीं, ये तो ज़्यादातर जो मनशियात के आदी लोग होते हैं वो चोरी करते हैं।
बेसिकली चोरी होने के बाद उसको ढांपना किसकी जिम्मेदारी, अगर उसको दोबारा लगाया नहीं जाता तो मेरे ख्याल में उनको कानून के कटहरे में लाने की ज़रूरत है। उनको इस तरह इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाना है या उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने करना है। बेसिकली हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जिसमें आपका ये ओल्ड लाहौर की अगर बात करें, धर्मपुरा बागबानपुरा की साइड है, दूसरी साइड बदामी बाग, इधर इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, लाइट्स भी नहीं होती, ये वाले जो इलाके हैं जो गुंजान आबाद इलाके हैं, पोश इलाके, नहर से दूसरी साइड पे जो है उनकी नहीं मैं बात कर रहा मदूस से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से ढक्कन टूट जाता है, वो नहीं लगाया जाता दोबारा। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपके मनशियात के आदि जो लोग हैं वो चोरी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उठाते हुए अपने इलाके में जाकर लगा लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाले जो लगते थे वो कम चोरी होते लेकिन थे, उसमें फिर भी लोहा उसका जो लगा, लेकिन वो उसको उठाना निस्बतन मुश्किल है कि आप जो अगर जो आयरन के ऑब्वियसली मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ऑब्वियसली चूंकि उसका वेटेज है। और वैसे तो जो नशावर अफराद हैं उनको तो रात की तारीकी में तो वो 2 मन का गार्डर भी उठा लेते हैं, वैसे तो सारा दिन तो वो गिर रहे होते हैं। तो ये एक रूटीन है। इस पर बहरहाल काबू पाने के लिए अगर सर्विलेंस होती रहेगी तो फिर अगर चोरी हुआ भी है तो कम से कम। अच्छा राव साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं ये कह रहा हूँ अगर सर्विलेंस हो इतने बड़े शहर में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? दरवाजा खटखटाकर आप टैक्स वसूल नहीं करते एक्साइज का, बिजली के बिल हर घर में नहीं जाते, तो क्या वहां पर ये लाइट महकमों के हर गली में नहीं जा सकते? जब आप टैक्सेस लेते हैं लोगों से तो तब आप हर घर में जा सकते हैं, हर घर का सर्वे कर सकते हैं। और अगर आपने सर्विसेज देनी है तो फिर आप हर गली में क्यों नहीं जा सकते? इसमें दूसरा जो पहलू है सिप्रा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नई सड़क हम देखते हैं बनती है और उसके बाद रोड कट लगा दिया जाता है, और रोड कट लगाने वालों का पता ही नहीं चलता कि किसने क्यों कब और कैसे लगाया रोड कट, तो उस पर भी सर्वेलेंस ना होने के बराबर है। वो भी उसी का ही फायदा उठाते हैं। अब अपना पाइप मैनहोल में डाल लिया, लेकिन उसके बाद राव साहब आपके जो टीएमएज है इनको पता होता है, इन्हीं के लोग पैसे लेते हैं, फिर रोड कट की इजाजत देते हैं। यहाँ तो दरवाजे के सामने टाइल लगाने लगे तो ये आ जाते हैं लोग कि आप लोग टाइल लगा रहे हैं, किसी को पता नहीं। बात करने का मकसद ये है कि आपकी मेन शाहराहों पर भी गटर के ढक्कन टूटते भी रहे हैं, वहां से निकलते भी रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जो ये रोड, ये लैंडमार्क प्लाजा के सामने जो गटर का ढक्कन उठाया गया, जब मैंने वहां से लाइव किया था, मुझे अभी भी याद है, कई साल पहले, कई जगहों पे उस वक्त फैसल थे, इसका सॉल्यूशन क्या है? थे बिल्कुल इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर जाएं आप, सॉल्यूशन देखिए ना क्या है? सॉल्यूशन इसका सर्विलेंस है। आपके पास सर्विलेंस नहीं, आपका फौज है नहीं, आपके पास लोग हैं। ये सबसे पहले आपको तयन करना है कि ये इसको हम किस तरह से सस्टेनेबल रख सकते हैं। उसके लिए आपके पास यूनियन टीम, आपके कमिश्नर है, डीसी है, नीचे आपके एसीज है, नीचे आपके इंतजामिया का काम नहीं है, जोन इंतजामिया है। सिप्रा साहब नहीं, ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं बताता हूँ आपको, ये अगर यूनियन काउंसिल फाल होगी आपकी, जितनी जल्दी वो कर लेंगे। अगर आपने बहुत दूर चलेगा, मैं यूनियन काउंसिल फाल किए बगैर की बात कर रहा हूं। और अगर फाल होगी तो काउंसिलर के बगैर की बात जिम्मेदार होगा। वहां का काउंसिलर चूंकि 2 गलियों 3 गलियों का एक काउंसिलर है, तो फौरी तौर पर कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी साहब कवर की बजाय लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। साहबजादा काशिफ साहब जो कि वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, और साथ ही मुसन्निफ भी हैं, शायर भी हैं, उमर शाहिद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को खुशामदीद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा जी, क्योंकि आज का प्रोग्राम हम खुसूसी तौर पर कर रहे हैं, बरसी है वासिफ अली वासिफ साहब की, तो उन्हीं की मुनासबत से ये शो होगा। कुछ उनकी शख्सियत, कुछ उनकी तालीमात पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले साहबजादा काशिफ साहब से आगाज़ कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह जी। सरकार वासिफ साहब की जो शख्सियत है जी, वो वक्त के साथ साथ निखर के सामने आ रही है। जो 15-20 साल के आखिरी उम्र के हिस्से में जो उन्होंने काम किए हैं, वो अब तक की दुनिया उसको पढ़ती आ रही है, और हम अभी तक काम कर रहे हैं, उनके काम पर अभी तक काम हो रहा है। क्योंकि आपका एक शेर है कि वासिफ है मेरा नाम, मगर राज हूँ गहरा, जर्रे ने जिगर चीर के रखा मेरे आगे। तो आपकी जो है ना, वो असल जो मुद्दा रहा है कि
इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ख़िदमत इंसान की। ये पूरा एक फोकस था जहाँ पे कराया। और जो नौजवान नस्ल के साथ आपका जो इंटरेक्शन था, आप बड़े पुरुमीद भी थे नौजवान नस्ल के बारे में। और ये जो सारी तालीम जो पुराने सूफिया की जो चलती आ रही थी ना, वो यूँ समझें कि आज के दौर के वासिफ साहब ने वो सारी बातें बिल्कुल आपने आपकी ज़ुबान में, आपके लहजे में, आपके नौजवान नस्ल के साथ बात की और उनको उम्मीद के साथ मुंसलिक रखा है। आप कहते थे देखो अगर इंतज़ार ही करना है तो बुरे वक्त का क्यों इंतज़ार करते हैं, अच्छे वक्त का क्यों नहीं इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल। और बात बात पर ना आप उनको मोटिवेट करते थे, कहते थे कि उम्मीद के साथ जुड़े रहो, अल्लाह से उम्मीद मांगो। आप कहते थे कि रहम तो कहते ही रहमत उस तसव्वुर का नाम है जो आपकी खामियों के बावजूद आप पर किया जाए। कि खामियां हैं तो ही तो रहमत का तसव्वुर है, वरना रहमत का क्या तसव्वुर है। नेक तो सारे बख्शे ही जाएंगे, हम तो वो हैं कि जो नालायक भी हैं लेकिन हम रहमत को मांगने वाले हैं, रहमत के तलबगार हैं। उमर शाहिद साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगी। सबसे पहले आज जैसा कि हम खुसूसी तौर पर प्रोग्राम ही ये नशिस्ती इसी सिलसिले में कर रहे हैं, वासिफ अली वासिफ साहब की बरसी, क्या कहना चाहेंगे उनकी शख्सियत से? वासिफ अली वासिफ साहब की शख्सियत जो है वो इतनी कसीरुल अतराफ़ है कि उसके इतने पहलू हैं कि आप उसको पढ़ते रहें, उसमें खो जाए, आप उसके आखिर तक पहुंच नहीं पाएंगे। कमाल की शख्सियत है। आप की शख्सियत के बारे में मैं उन्हीं का एक जो है कौल वो नकल करता हूँ। वो कहते हैं जब एक बड़ा इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो असल में उसकी असल ज़िंदगी होती शुरू तब से है। तब लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि कितना बड़ा आदमी था जो हमारे दरमियान में रहता रहा है। और शायद जो है फिर उसकी शख्सियत के पहलू दर पहलू खुलते हुए नज़र आ जाते हैं। तो वासिफ साहब की शख्सियत, आप उनकी शायरी उठा के देख लें, उनकी नस्र उठा के देख लें, उनकी ज़बान से जो निकली हुई बातें हैं वो आने वाली रहती दुनिया तक के लोगों के लिए, इंसानों के लिए, नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है कि वो उम्मीद से ज़िंदगी गुजारें, वो अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखें, अपनी नाकामी से मायूस ना हों और अपनी कामयाबी को भी अल्लाह की तरफ उसका मुँह मोड़ें कि अल्लाह ने उसको ये सलाहियत दी है। तो हर लम्हा उनके हर कौल में बड़े बड़े असबाग पोशीदा हैं, हर लफ्ज़ में, बल्कि मैं कहूँगा एक एक लफ्ज़ के अंदर वो गोहर पोशीदा हैं कि इंसान सोचता चला जाता है, उसकी गहराई को पा नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत अच्छे अंदाज में आपने जो है वो रोशनी भी डाली है इस पर। अच्छा, कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि जी ये वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे हैं, उनकी बातें आपसे शेयर करते हैं, उनकी शायरी आपके सामने पढ़ के सुनाते, बड़ा प्राउड फील होता है? जी हाँ, प्राउड भी है जी हम, बेशक इसमें कोई बात नहीं है। ये यूँ समझेंगे हमारी पूरी आइंदा नस्ल के लिए भी आपकी शख्सियत जो है ना एक वो लाइट हाउस की तरफ से रहेगी, मशले राह बनेगी और वो फैलती जाएगी ये बात। लेकिन आप फरमाते थे कि देखो अगर सफ़ में बेटा खड़ा है ना तो बेटे को देख लिया जाएगा, लेकिन अगर बेटा सफ़ में नहीं खड़ा तो फिर वो काहे का बेटा है। तो ये भी ज़रूरी बात है कि वालिदैन की तरबियत और उनकी जो तालीम है वो अगर बेटे के ज़ात में उसका मज़हर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं कोई खामी मौजूद है। तो वासिफ साहब के बेटे बेटियां तो मैं कहता हूँ लाखों हैं, जो आपके जितने भी पढ़ने वाले हैं, आपकी जो रास्ते पे चलने वाले हैं, वो सब आपकी बेटियां हैं, सब आपके बेटे हैं। और ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है ना, कि ये तो इस वक्त इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है वासिफ साहब की तालीमात से। हम लोग जितने भी सेमिनार्स करते हैं, हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर समझें कि 10% बुज़ुर्ग शख्सियात होती हैं और 90% जो है वो नौजवान होते हैं। अच्छा, आप कुछ शख्सियत के बारे में भी जानेंगे, शायरी के बारे में भी जानेंगे। एज ए फादर कैसे थे? कमाल, एज ए फादर अल्लाह हर एक को नसीब करवाए जी। जितनी तवज्जो से उन्होंने हमारी परवरिश की, मेरा ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई डांट डपट का वाक़या याद है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है जी। ये ज़रूरी होती है, ये बहुत ज़रूरी है जी। मैं उस वक्त भी बहुत खेलने का ज़्यादा शौकीन था और मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी इसके ऊपर। मुझे अक्सर कहते थे कि तुम ना इंटेलिजेंट बहुत हो, कि भाई तुम मेहनती भी बन जाओ तो बड़ी बात बन जाएगी। तो मुझे वो मेहनत ना करने पे झाड़ पड़ती थी। फिर एक दिन मुझे फरमाने लगे देखो ये हो सकता है कि तुम्हारी बहुत सारी मेहनतें ज़ाया हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि बग़ैर मेहनत के मिल जाए। अब ये यहाँ पे जो है ना वो मेहनत के साथ जुड़े रहने का एक तस्वर वो आपने हमारी ज़िंदगी में डाला। फिर आप कहते थे कि देखो बेटा मेरे बाद घर में ऐसे रहना जैसे मेरी मौजूदगी में रहते हो। तो अब ये आप तस्वर करें कि हम अपने वालिदैन के सामने क्या
करने से गुरेज करते हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में कर रहे होते हैं। तो वो बातें अगर ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, आप जैसे फरमाते थे कि देखो मोमिन वो है जो तन्हाई का मोमिन है, तन्हाई का मोमिन है, बिला शुक्र। तो वो हमें बार बार इस बात पे लेके आते थे कि अल्लाह हर जगह पे मौजूद है, देख रहा है, आपके दिल में मौजूद है। वो कहते थे कि तेरे मुसाफिरों का सफ़र घर में कट गया। वो मुसाफिर जो है ना अल्लाह के मुसाफिर होते हैं, वो अपने अंदर खोजते हैं, अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, वो अंदर ही। आप कहते थे कि वो अल्लाह कोई बहुत बाहर नहीं है, फैला हुआ नहीं है, तो तुम्हारे बहुत करीब है। वो उसने कहा है मैं तुम्हारी शारक के पास हूँ, मान लो इस बात को, इस बात को मान लो। और जब हम इस बात को मान लेते हैं तो वाकई हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक करने लग जाते हैं। उमर शाहिद साहब, शायरी और हम जो राइटिंग्स लिखते हैं, क्या वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखती हैं? उसका जो असल मतलब होता है पढ़ने वाले तक पहुंच जाता है, या फिर उसको आप रिपीट करते रहें, बताते रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखें, शायरी भी एक तरह से बात ही होती है, लेकिन शायरी के अंदर वो बात कुछ खूबसूरत, उसके लिए कुछ ऐसे खूबसूरत अल्फाज चुने जाते हैं, कुछ ऐसे जुमले चुने जाते हैं जो उसमें बेसाख्तगी होती है कि वो जाके दिलो दिमाग पे उस तरह असर करते हैं जो शायद बात या नसर उस तरह से असर नहीं करती। लिहाजा आप पुराने शोराए कराम की शायरी उठा के देख लें कि एक मिसरे के ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक लाइन के ऊपर, एक मौजू के ऊपर, एक उन्वान पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो यही शायरी की खूबसूरती है। कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो फिर मैं डिफरेंस भी पूछूंगी कि हम बार बार, आज की नौजवान नस्ल भी, हमारे जो पुराने शायर हैं उनकी शायरी पढ़ना क्यों पसंद करते हैं, आज के शायर क्यों नहीं उस तरह का लिखते। पहले आप कुछ शेयर करें हमारे साथ। ऐसा बिल्कुल है कि पुराने जो शायर थे, क्लासिकल शायर, उनके मज़ामीन और आज के मज़ामीन में थोड़ा सा फ़र्क है। वो मुआशरे का फ़र्क है। शायद आज से पहले का जो मुआशरा था उसके अंदर वो चीज़ें, वो रिक्वायरमेंट्स उस तरह से नहीं थी, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया थोड़ी सी तेज़ हो गई है, तो शायरी के अंदर भी मुआशरे की इस तेज़ी का अक्स आया है। उसको हम जदीद शायरी का नाम देते हैं कि लोगों ने कंप्यूटर, कलम, पेंसिल। अच्छा, जदीद शायरी में लोग कहते हैं कि अंदाज भी डिफरेंट है, अल्फाज पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, उर्दू भी उस तरह की नहीं है। एग्री करते हैं इस बात बिल्कुल से? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसकी जिसे मयार में कमी तो आई है, उस पर तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन चूँकि इसके बिना चारा नहीं है। आप जदीद दौर की आप पुरानी क्लासिकल शायरी के साथ आज चलेंगे तो सही, सीखेंगे तो उन्हीं शोराए कराम से, लेकिन आज के जदीद जो मज़ामीन हैं उनको लिए बिना आप शायरी करेंगे तो आपकी शायरी फिर फीकी रह जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी, मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के कुछ खूबसूरत अशार जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उन्हीं की किताब में मौजूद हैं। आप देखिएगा कि वासिफ़ अली वासिफ़ के जो अशार है इनमें कितनी गहराई है और कितने पुरमानी और पुरमग़ज़ बातें हैं। न आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, न आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, मैं हर्फ़ कुन हूँ फरमाया गया हूँ, मैं हर्फ़ कुन हूँ फरमाया गया हूँ। मेरी अपनी नहीं है कोई सूरत, मेरी अपनी नहीं है कोई सूरत, हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ, हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ। बहुत बदले मेरे अंदाज़ लेकिन, बहुत बदले मेरे अंदाज़ लेकिन, जहाँ खोया वहीं पाया गया हूँ, अरे वाह, जहाँ खोया वहीं पाया गया हूँ। वजूद गैर हो कैसे गवारा, वजूद गैर हो कैसे गवारा, तेरी राहों में बेसाया गया हूँ, तेरी राहों में बेसाया गया हूँ। और आखिरी शेर देखिएगा, न जाने कौन सी मंजिल है वासिफ़, न जाने कौन सी मंजिल है वासिफ़, जहाँ नहला के बुलवाया गया हूँ, जहाँ नहला के बुलवाया गया हूँ। न आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, मैं हर्फ़ कुन हूँ फरमाया गया है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और बड़ी गहरी इसमें बात कही गई है, अगर आप समझ चुके हो तो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं जी, आज वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की आज बरसी है और उनकी तालीमात और उनकी शायरी असल में मकसद क्या था, पैगाम क्या वो देना चाह रहे थे, पैगाम क्या था असल में? आपका एक शेर है कि सीने में अगर सोज सलामत हो तो खुद ही अशार में ढल जाती है अफकार की सूरत। वाह, आपकी शायरी भी आपके अफकार हैं और आपके अफकार जो हैं वो भी आम लोगों के लिए वो शायरी की सनद रखते हैं। तो वो बात सिर्फ इतनी है कि सब मामलात जितने हैं दुनिया के, सब लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन रुजू जो है
वो इल्लल्लाह होना चाहिए। बिल्कुल आप कहते थे कि ये अल्लाह का सफ़र ऐसा सफ़र है कि जिसमें आपका रुख अल्लाह की तरफ होता है और अल्लाह आपके साथ होता है। और लोग कहते हैं कि जी इस सफ़र पे चलें आपको बड़े इनाम मिलेंगे। भाई साहब कहते थे कि ये सफ़र मिलना ही एक इनाम है, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं ये इनाम पहले हुआ है और फिर सफ़र अता हुआ है। तो ये सफ़र में कहते थे कि जो आपका तोशा है, जो आखिरत है, उसमें जो सबसे बड़ी जो आपकी बात है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आप कहते थे कि जिस दिल में दुरूद शरीफ होगा वो दिल दोज़ख में नहीं जा सकता, वो दिल को अल्लाह ताला बहुत कबूल करता है। कहते हैं आम तौर पे लोग, ये जो शायर हजरात हैं, ये बिल्कुल जब लिखते हैं और जिस तरह से हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की शायरी देखी तो सब जो उनकी शायरी का मजमुआ है, बेसिक बुनियाद है अल्लाह का ज़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाते हैं ऐसे लोग? पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है क्या? दुनियावी चीज़ों को वो बिल्कुल नहीं, दुनियावी चीज़ों की हकीकत नहीं चेंज होती बल्कि हकीकत खुल जाती है। सही, वो देख लेते हैं कि ये दुनिया जो है ये कितने अरसे का क़याम है। वो कहते हैं उठो उड़ के, असल मकसद की तरफ चले जाते हैं। उठो उड़ के इत्थे आए, अज सानू वो देश बुलाए, वो भी एक उडारी से ते ए भी एक उडारी है। तो ये जो थोड़ा सा टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये छोटे छोटे काम कर लो और तुम्हें हम वापस बुला लेंगे। आप कहते थे कि कितनी बड़ी तुम पर अल्लाह ताला ने अनायत की है कि तुम्हें पहले ही मुसलमान घराने में पैदा कर दिया है, कितनी मेहरबानी कर दी है। वो तुम्हें छिपकली बना सकता था, उसने तुम्हें इंसान बनाया। वो ये जो ज़ुबान तुम्हारी टटर कर रही है ना, इससे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें बोलने वाला बनाया। और आप कहते थे कि जो सिफ्त तुम्हारे पास सबसे अच्छी है उस सिफ्त को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो। बिल्कुल। अगर पैसे हैं अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो, अगर ख्याल है अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो, हिम्मत है अल्लाह की राह में चल के उसको सफ़र करो। रुजू जिसका अल्लाह की तरफ होगा दुनिया उसको खींच नहीं सकती। वो दुनिया का एक बादशाह था जो उसने कहा कि वो रोटी गुजरा तो एक फ़कीर रोटी खा रहा था पानी के साथ। तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा मैं रोटी पानी के साथ खा रहा हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? यानी कि इतनी सादगी भी अगर ज़िंदगी के अंदर है, ये लोग दुनिया से दूर नहीं होते हैं, ये दुनिया में रह के फ़क्र करते हैं। और ये सिखा जाते हैं कि अल्लाह का रास्ता चलने के लिए आपको अब जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ छोड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है चिल्लागाह में। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस दुनिया में रह के अल्लाह के रसूल का पैगाम आम इंसानों में, नौजवानों के अंदर इंजेक्ट किया जाए। ये बहुत ज़रूरी कैप्सूल है कि जो माँ बाप भी दें और उस्ताद भी दें और ये जो औलिया लाते हैं, इन्होंने काम ही यही किया। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, उमर शाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इंस्पिरेशन होती है हमेशा कोई, जब भी आप शायरी करते हैं, किस शायर को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? किसने आपको लिखने पर मजबूर कर दिया? जी बिल्कुल, शायरी बिल्कुल ऐसे ही है, इंस्पिरेशन का नाम है। जब आप बहुत पढ़ते हैं शायरी को और मुख्तलिफ़ शोराए कराम के अशार को अपने मयार पे परखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इजहार की क़ुव्वत वो पैदा हो जाती है और वो उसमें आ जाती है। आप हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कलाम उठा के देख लें कि आपको उनके अंदर एक इश्क, एक सरमस्ती नज़र आएगी। वो इश्क अल्लाह का इश्क, वो इश्क हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भी है। और आप ये भी देखें कि इस सारे इश्क के बावजूद वो दुनिया से कटे हुए नहीं थे। जैसे सर ने फरमाया कि वो दुनिया में रह के दुनिया की हकीकत उनके ऊपर मुनकशिफ हो जाती है ऐसे लोगों के ऊपर, तो फिर जो ख़याल से बातें निकलती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। आप उनकी एक नात मुलाहिज़ा फरमाएं, आप देखिए कि उनकी नात के मज़ामीन किस हद तक उसमें गहराई और गिराई पाई जाती है। आप फरमाते हैं, या नबी तेरा करम दरकार है, या नबी तेरा करम दरकार है, आजमाइश में मेरा किरदार है, दुश्मनाने दी के नरगे में हूँ, हादसाते दहर की यलगार है। या हबीब अल्लाह तेरा ज़िक्र भी आज के माहौल में दुश्वार है, हर नज़र सहमी हुई हर दिल उदास, ज़िंदगी अब ज़िंदगी पर बार है। अहदे माजी में जो उम्मत थी चट्टान, आज वो गिरती हुई दीवार है। दीन पर दुनिया मुसल्लत हो गई, तेरी उम्मत बेकसो नादार है। दीन की खातिर मिला था ये वतन, दीन का आईन ही दरकार है। दीन क्या है तेरी उल्फत के सिवा, दीन क्या है तेरी उल्फत के सिवा, दीन का बस एक यही मयार है। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा हो, तू नज़र फेरे तो तूफ़ान ज़िंदगी, तू नज़र फेरे तो तूफ़ान ज़िंदगी,
तू नज़र कर दे तो बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, बिलाशुबा यही एक नजर करम है जिससे तमाम बेड़े पार हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सुनाना चाहेंगे? सुनाने को तो आपकी बहुत सारी बातें हैं। सरकार वैसा फरमाते थे कि देखो, सोचने वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। ये लोग अलग रह के इन्होंने कुछ सोचा और उसको फिर दुनिया के सामने लेके आए, और वो उसके अंदर सिर्फ मनफियत ही मनफियत है। ये बातें जो होती हैं ये कभी भी कुरान और हदीस से दूर नहीं होती हैं। ये उसके बिल्कुल, क्योंकि फैज़ का मंबा जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती है। इल्म का शहर वो है, वहीं से सारी बात निकली है। ये लोग मौलाई होते हैं, मौला अली के मानने वाले होते हैं, उधर से रास्ता इनका आता है। इनका कहते हैं कि सरकार वैसा फरमाया कहते हैं कि देखो, जो इल्म है इसका जो मखरज है वो निगाह है। ये निगाह से निकलता है। ये किताबें जो पहली दफ़ा भी लिखी गई हैं किसी की निगाह से लिखी गई हैं। तो ये आप आज के दौर में अल्लाह के साथ अपनी कम्युनिकेशन बहाल करो। आज के दौर में उस निगाह को ढूंढो। आप कहते थे कि जिसने तुम्हें कुरान दिया है वो अल्लाह आज भी मौजूद है, और उस अल्लाह के साथ अगर तुम आज भी बात करोगे तो वो तुम पर अपनी किताब जाहिर करेगा, उसके राज मख्फी छुपे हुए आप पर जाहिर करेगा। तो सारा जो मजमुआ है आपकी ज़िंदगी का, वो अल्लाह के रसूल और उनके हवाले से ज़िंदगी गुजारना। ये छोटे छोटे मामलात में, नौकरी में, स्कूल में, शादी में, आप कहते थे कि देखो, अगर ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। एक छोटी सी बात के अंदर ना आपका सफ़र आसान कर देते हैं, और जिसका सफ़र आसान होगा ना वो चलता जाएगा। और आप एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, माफ़ कर दो। एक शख्स ने कहा कि जी मैं कैसे माफ़ कर दूँ उसको, तो आपने कहा बेवकूफ़, उसको नहीं माफ़ करना, अपने आप को माफ़ करना है। तुम कितना बोझ लेके बैठे हुए अपने ऊपर। हाँ। वो तो जाके शायद सो भी गया होगा, तुम नहीं माफ़ कर रहे हो। बिल्कुल, तुम माफ़ कर दो, अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे। इसी नोट पे जी हमें इजाज़त चाहिए। बड़ी गहरी बात है। आजकल जो एक अफरा तफरी का दौर है, आप कहते हैं फलां से जब तक बदला नहीं ले लेंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे। आप सुकून से बाकी तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आप अपने आप को माफ़ ना कर दें। जिससे बदला लेना है शायद वो तो आराम से सुकून से सो ही रहा हो। तो इस चीज़ पर आप भी ज़रूर गौर कीजिए, बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं इससे आसान हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताना है कि मौसम कैसा होगा, बाहर का मौसम कैसा है और आने वाले 24 घंटों में क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। मायदा बाय मौजूद है। जी मायदा। है ना, मौसम की सूरत हाल की बात करें तो शहर में जो है आज सर्दी की शिद्दत बरकरार है, उसी के साथ हल्की धुंध भी देखने में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लोग इस सर्दी को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ शहरियों के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, तो दूसरी जानिब जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड किया गया है, जो हमारे शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का बायस भी है। लेकिन उसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी, लेकिन बारिशें नहीं बरसी, लेकिन बादलों का राज जो है वो शहर पर कायम है। उसी के साथ हफ्ता और इतवार से बारिशों की प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि 70 से 90% तक बारिशें बरसेंगी। लेकिन तब तक जो है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, तो माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर जो जारी की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी लाजमी करना है, तो उस पर अमल हमारे शहरियों ने लाजमी करना है। महकमा मौसमियात की जानिब से ज़्यादा से ज़्यादा जो आज दर्जा हरारत 9 रिकॉर्ड किया जा रहा है, कम से कम 7 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ हवा में नमी का तनासुब 83 रिकॉर्ड किया जा रहा है और बारिशों की प्रेडिक्शन जो है वो ताहाल अभी जाहिर नहीं की गई हैं। जब बारिशें होंगी तब एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी देखने में नज़र आएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से आज 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा करती हुई नजर आ रही है। मायदा, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। मौसम की सूरत हाल से जुड़ा है जी फ्लाइट ऑपरेशन कितना मुअत्तल है, परवाज़ों का शेड्यूल। ब्रेक के बाद हमने आपको बताना है, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एयरपोर्ट का शेड्यूल भी चल रहा है, कौन कौन सी परवाज़ें मनसूख की गई हैं, कौन कौन सी ताख़ीर का शिकार हैं। असल में ये चीज़ें मौसम के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि धुंध की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर होता है। बहुत सारी परवाज़ें हद निगाह मुतासर होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं और बहुत सारी परवाज़ों को मनसूख भी कर दिया जाता है। अब होता क्या है, इस सिलसिले मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना रहता है, जिनको ठीक तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा होता।
हेल्पलाइन नंबर दे तो दिए जाते हैं, लेकिन मुसाफिर शिकायतें करते हैं कि उस पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता। वो लोग जो कि एयरपोर्ट पर होते हैं वो घंटों इंतजार की सूली पर लटके रहते हैं। खैर, ये तमाम मामला भी डिस्कस करेंगे। और फिर कोविड के खतरात, एक बार फिर से 5वीं लहर सर उठाने लगी है। केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको कहा तो जा रहा है कि ऐसा इतना नुकसानदेह नहीं है अगर कंपेयर किया जाए बाकी 3-4 जो हमने कोविड की लहरें देखी हैं और उस पर जो केसेस देखे हैं, डेल्टा वेरिएंट देखा या फिर इससे पहले के, उसके जितना नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन आपको पाबंदियों का सामना तो करना पड़ता है। बाहर ममालिक जिन्होंने जाना है उनके लिए रिस्ट्रिक्शन तो होती हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं प्रोटोकॉल क्या होगा, क्या अब इन हालात को देखते हुए सख्तियां मजीद कर दी जाएंगी, क्या बार बार एयरपोर्ट पर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा, उन्हें क्या हालात होंगे। तो हम आपको घर बैठे अपडेट कर देते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैवल 92 के हेड हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नवीद साहब, आगाज कर लेते हैं। धुंध है, सर्दी की शिद्दत में जैसे इजाफा होता है, धुंध की वजह से सबसे पहले हम अपने नाजरीन को अपडेट करते हैं कि एयरपोर्ट पर सूरत हाल ये है। और अपडेट रखने का मकसद क्या होता है कि घर बैठे जो लोग जाना चाह रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट्स हैं, उनको पता हो कि फ़लाँ फ़्लाइट जो है शेड्यूल मुतासर है। लेकिन लोग शिकायत ये करते हैं कि हमेशा उन्हें टाइमली अपडेट नहीं किया जाता, गाइड नहीं किया जाता। क्यों? बिल्कुल, उनकी शिकायत दुरुस्त भी हैं ये, क्योंकि जो हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं वो बिल्कुल उस वक्त काम नहीं कर रहे होते हैं, या उन पे 1 से 2 जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑब्वियसली जब आपको हंड्रेड्स में कॉल्स आना शुरू होंगी तो वो अटेंड नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें फिर ये होता है कि सिविल एविएशन जो है अपनी वेबसाइट पे इन चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, मगर वो भी टाइमली ने अपडेट नहीं करते, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। देखिए, इसमें ये बात जो है ना बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास लाहौर एयरपोर्ट पे ILS सिस्टम ही नस्ब नहीं है, जो कि पूरी दुनिया में अब होता है। फोक के दिनों में यही काम करता है। ये 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट का, नया रनवे हम स्टार्ट कर रहे हैं और 2019 में ये कंप्लीट होना था। साहब, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो कि आज 2022 में हम आ गए और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और वो डेट पे डेट आगे से आगे देते जा रहे हैं। अगर ये ILS सिस्टम यहाँ पे नस्ब हो, एक्टिव हो, बहुत महंगा सिस्टम है, क्या ऑपरेट नहीं कर सकते? नहीं, देखिए पूरी दुनिया में अब ये चल रहा है और ये इनका काम है इसको लगाना, इसको स्टार्ट करना। इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं जो रात में आती हैं जाती हैं, वो नहीं आ पाती। प्रॉब्लम किन को है? मुसाफिरों को है। आउट ऑफ स्टेशन से ट्रैवल करके आते हैं यहाँ पे लाहौर में या सियालकोट में किसी जगह पे भी, उन्हें फ्लाइट का आगे से टाइम पता चलता है 12 घंटे डिले हो गई है, 15 घंटे डिले हो गई है। आजकल ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है। तो इन्हें कम से कम इसको एक्टिव कर देना चाहिए। अब जो कि अब कह रहे हैं जी फरवरी में शायद एंड में एक्टिव कर देंगे, जब एक्टिव करेंगे जब धुंध के दिन खत्म हो चुके होंगे। बिल्कुल, चलें, अगर कर भी दे तो नेक्स्ट ईयर के लिए कम से कम थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, ये हमने वैसे पिछले साल भी सुना था कि उसको एक्टिव मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 2018 में स्टार्ट किया था मार्च में, और कह रहे थे कि 2019 में कंप्लीट हो जाएगा, और आज हम 2022 में आ गए हैं, जिनके 4 साल होने को आ गए हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। सही, कॉस्ट भी बढ़ गई है, मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है, एयरलाइंस भी बड़ी प्रॉब्लम में है। मुसाफिरों की परेशानी की बात की तो कुछ यहाँ पर आप शेयर करना चाहेंगे उन मुसाफिरों से जो कि जिनकी फ्लाइट्स का इंतजार वो कर रहे हैं, ताखीर का शिकार हैं या फिर मनसूख फ्लाइटें हो गई हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि ये वो रास्ता है, उनको पता चल सकता है कि वो अपना फ्लाइट शेड्यूल कम से कम मालूम कर। फ्लाइट शेड्यूल देखिए, मैं तो हमेशा से यही गाइड करता हूँ कि आप जब इन डेज में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि एटलीस्ट कोई डे टाइम आप फ्लाइट ले लें। डे टाइम की फ्लाइट ऐसी होगी जो चली जाए 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। ऐसी टाइम को वो सेलेक्ट करें और वो ट्रैवल कर लेते हैं। अदरवाइज जो मिडनाइट की फ्लाइट्स हैं, वैसे तो अब नॉर्मली एयरलाइंस भी अपने शेड्यूल चेंज कर देती हैं। सही, जब से ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई है, उन्हें भी पता है कि हर साल ये पाकिस्तान में चल रहा है, इन्होंने वो ILS सिस्टम बहाल नहीं करना, हमें ही अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से उन्हें भी प्रॉब्लम है, पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ही सरकार को, गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इसको थोड़ा सा टाइमली, एक्टिवली अब उसको सीरियसली लें और कंप्लीट करें इसको। बिल्कुल ऐसे ही, एटलीस्ट लोग खवार ना हो, उनकी जो परेशानी होती है। अच्छा, फिर वो यहाँ पे आते हैं, होटल्स में उन्हें रहना पड़ता है आके। सम टाइम एयरलाइंस आपको होटल प्रोवाइड कर देती हैं, सम टाइम वो नहीं करते। वो लोग कहाँ जाएं, ट्रैवल करके आते हैं और एयरपोर्ट पर इतना प्रेशर हो जाता है। अच्छा, जब परवाजें एकदम से हम देखते हैं कि सारी धुंध में कमी होने की वजह से परवाजों को जब लैंड किया जाता है, तब आपसे इतना ज्यादा वो हो जाता है रश, आपसे वो भी संभालना। अच्छा, हमारे लाउंजेस इतने छोटे हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, जब हम कंपेयर करते हैं बाहर कहीं जाते हैं तो उनके लाउंज देखते हैं। हमारे पास जब यहाँ पे 6 से 7 फ्लाइट्स एकदम से इकट्ठी डे टाइम में कर देते हैं, ये अंदर खड़े होने को जगह नहीं होती लोगों के पास। बिल्कुल, और लोग सामान लेने के लिए लड़ रहे हैं, बोर्डिंग करवाने के लिए लड़ रहे हैं, लाउंज में बैठने को आपके पास सीट नहीं है, जगह नहीं है, लोग बच्चे लेके खड़े होते हैं वहां पर। बिल्कुल,
ये ना इसको एनहेंस कर रहे हैं। अगर हम इसको कोविड से रिलेट कर लें तो हम कह रहे हैं हमने डिस्टेंस रखना है, हमने रश नहीं होने देना है, ये कैसे पॉसिबल है? देखें, हम सब कुछ देखें, ये आजकल ये रूटीन हो गई है, ये सब कुछ कोविड पर डाल देते हैं कि कोविड की वजह से सब कुछ हो रहा है, मगर जब ये फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए तो कैसे करेगा? 4 साल से तो एक रनवे कंप्लीट नहीं कर सके ये, जो कि A380 के लिए उन्होंने बनाया था कि जी A380 लैंड करेगा। लोग A380 एमिरेट्स का या किसी भी एयरलाइन का है, बड़े शौक से इस पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो इसी तरह इन्हें चाहिए कि कम से कम लॉन्जेस बढ़ाएं, अपने एयरपोर्ट को इन्हेंस करें, क्योंकि कोविड तो चलता रहेगा साथ साथ ही। आज 5वां वेरिएंट आ गया, कुछ अरसे के बाद 6वां भी आ जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। इसके साथ ही रहना है, आहिस्ता आहिस्ता के साथ रहना है। और लोग अब रहना शुरू हो गए हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में बहुत स्पीड से आया है, इतनी तेजी से ये एक से दूसरे को लग रहा है कि शायद पहला डेल्टा ही, उससे पहले वेरिएंट इतने फास्ट नहीं। और डॉक्टर्स ने तो वाज़ेह कहा है कि इसकी शिद्दत फैलने की बहुत ज्यादा, लेकिन ये नुकसानदेह काम है, इसमें डेथ रेशो नहीं है, शुक्र है, बहुत कम है। नवीद साहब, इस नए वेरिएंट को लेकर कुछ हमने सफरी पाबंदियां देखी हैं, लगाई जा रही हैं, कुछ एयरपोर्ट्स पर इंतजामात कुछ सख्त किए गए? अच्छा, एयरपोर्ट पे इंतजामात कुछ सख्त पाकिस्तान में तो शायद इतने नहीं हुए, मगर बाहर काफी सख्त उन्होंने कर दिए हैं। वैसे यहाँ से भी कुछ कंट्रीज के लिए, जैसे UAE जाना हो तो रैपिड टेस्ट उन्होंने, ये UAE की इंस्ट्रक्शन है, पाकिस्तान की नहीं है। वो कहते हैं रैपिड टेस्ट करवा के अब UAE में आए, एक अच्छा इकदाम है उनका। लोग यहाँ से जाते हैं क्योंकि विदिन 48 आवर्स में आपने जब पहला टेस्ट करवाया होता है, दूसरा टेस्ट वो कहते हैं या विदिन 6 आवर में करवाएं। और आप बिलीव करें कि इतने केसेस जो 48 घंटे में लोगों ने कोरोना टेस्ट करवा के वो नेगेटिव थे, एयरपोर्ट पे विदिन 6 आवर में पॉजिटिव भी निकले हैं लोग। अच्छा, बेतहाशा लोग, हर फ्लाइट से 8-10 लोग ऐसे उतारने पड़ते हैं। अब आप ये देखेंगे 48 आवर्स पहले जिस बंदे ने टेस्ट करवाया है वो तो बेफिक्र है, एयरपोर्ट पे पहुंच गया, पर वो विदिन 48 आवर्स उसने कहाँ पे इंफेक्शन उसको हुआ, कहाँ मिला, वो एयरपोर्ट पे जाता है, वो पॉजिटिव है, वो फ्लाइट में बैठ गया, सबको अपना साथ में वो मुतासर करेगा। जब वो नेक्स्ट कंट्री में गया वहाँ पे मुतासर करेगा। तो ये अच्छी एक चीज़ है कि आप एयरपोर्ट पे ही उनका रैपिड टेस्ट करते हैं, बल्कि चाहिए तो यही गवर्नमेंट को कि ये पहले वाला 48 आवर टेस्ट खत्म कर दें, एयरपोर्ट पे करवा लें, एयरपोर्ट पे करा लें, ताकि लोगों को डबल टेस्ट के पैसे भी ना देने पड़े। बिल्कुल ऐसे ही, सिंगल उसी में उनका काम हो जाएगा। बिल्कुल और सेफ्टी भी है सारी उसमें। तो ये क्या पाबंदी सिर्फ UAE की तरफ से है कि बाकी? अभी तक ये सिर्फ UAE की तरफ से पाबंदी है। ठीक है। UK लोग जाते हैं, बाकी वेब जगहों पे जाते हैं तो उतरते वो टेस्ट लेते हैं एयरपोर्ट पे, रैपिड टेस्ट तो सभी कर रहे हैं वो। ठीक है। अब मगर लोगों ने अब जाना कम कर दिया, डर गए हैं लोग कि वो सोचते हैं कि अगर हम कहीं पर ट्रैवल करने जाएंगे, विजिट पे जाएंगे या बिजनेस के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे कहीं खुदा न खास्ता उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उन्हें 14 डेज 15 डेज कोरोना पॉजिटिव अगर कोई आता है तो इसके लिए क्या पे क्वारंटीन करना पड़ता है? नहीं, वो नहीं, वो कहते हैं खुद अपने खर्चे पे आप करें। अच्छा, खुद से करें, मगर वो आपने जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है। ठीक है, वो होगा। तो लोग डरते हैं इसी वजह से कि लोगों ने फिर मोस्टली जैसे कि वो उन्होंने कोई ज़ूम मीटिंग स्टार्ट कर दी है कि ऐसे इस पे अपना वो काम अब चला रहे हैं काफ़ी हद तक। सही। अच्छा जी, कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा कोई सफरी पाबंदी नहीं है, आराम से लोग जा सकते हैं और विजिट करके आ सकते हैं? देखें, पाबंदी अभी किसी ममालिक में नहीं है जाने के लिए, हर जगह पे लोग जा रहे हैं, ओपन है, बस हर जगह अपने SOPs हैं कि जी आपने फलानी वैक्सीन के साथ आना है, फलानी आपके पास हो। मोस्टली वैक्सीनेशन तो हर जगह जाने के लिए जरूरी है, मगर उन्होंने उसकी कैटेगरी रख दी हुई है कि कुछ ने कह दिया कि तमाम वैक्सीन वाले लोग आ जाएं, यूरोप में चले जाते हैं, और कुछ जैसे UK है या कुछ और जगहों पे है, वहाँ पे उन्होंने 5 से 6 कैटेगरीज में जो रखी हुई है कि जी आपके पास अगर ये लगी हुई है आपकी और 14 डेज प्लस हो चुके हैं दूसरी डोज को, तो आप आ सकते हैं। सही, यानी आपकी वैक्सीनेशन होना जरूरी है और कोई नई चीज ऐड नहीं की गई, वही SOPs हैं जिनको आपने फॉलो करना है और वही पाबंदियां हैं जिनको आपने लेकर चलना है, तो आप किसी भी मुल्क में सफर कर सकते हैं। और अलग ही बात, हमने परवाज़ों के शेड्यूल मुतासर करने की, ये तो धुन तक चलता ही रहेगा नबी साहब। तो आप अगर अपना जा रहे हैं जहाँ पर कहीं पे भी जाना, आपने प्लान करना है, टाइम जैसा कि नबी साहब ने बताया, अगर आप अच्छे तरीके वाला मैनेज कर लेंगे, दिन के टाइम पे आप सफ़र करने को तरजीह देंगे, तो आप ये मसाइल जो हैं इनसे भी बच सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है, हमारे पास वीवो के आज डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत में मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ जी। वीवो Y17 मोबाइल है और इसकी कीमत है 33,999। वीवो Y21 मोबाइल 28,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद वीवो Y30 मोबाइल है 27,999।
और Vivo Y51 मोबाइल अगर आपने खरीदना है 32,999 रुपए इसकी प्राइस है। तो जी नाज़रीन, आपने मोबाइल के रेट तो जान लिए, हम आपको बताएंगे अगर आपने कुछ बनाना है आज सब्जियां और मीट आप किस कीमत पर खरीद सकते हैं आज के भाव। शाहजेब की तरफ हम चलेंगे, मार्केट में मौजूद हैं। ओवर टू यू शाहजेब, बताइए सब्जियों की कीमतें आज क्या हैं? जी बिल्कुल, अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो आज शहर के मार्केटों में जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत जो है वो 33 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और इसी तरह जो सोएम दर्जे का आलू है वो 25 रुपये का भी फरोख्त होगा। जहाँ तक प्याज की बात की जाए तो 32 रुपये फ़ी किलो कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है और जो प्याज जो सोएम दर्जे का प्याज है वो 22 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में फरोख्त होगा। जहाँ पे दीगर सब्जियाँ जिसमें लहसुन देसी जो है वो 195 रुपीज़ किलो, लहसुन चाइना जो है वो 285 रुपये किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसी तरह अगर देख लिया जाए तो खीरा फार्मी जो है वो 60 रुपये और इसी तरह साग जो है वो 42 रुपीज़ किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। मेथी का रेट भी 44 रखा गया है, जबकि बंद गोभी 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में फ़रोख्त की जाएगी। इसी तरह जो है लीमू की बात कर ली जाए तो वो 60 रुपये और इसी तरह अगर सब्ज़ मिर्च की बात कर ली जाए तो वो 112 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी मार्केट में फ़रोख्त होगी। मार्केट के अंदर अभी भी मुतअद्दिद दुकानें ऐसी हैं जो कि सरकारी रेट लिस्ट से तजावुज़ करके 5 या 10 रुपये ज़्यादा तो मार्केट में अशिया फ़रोख्त कर रही हैं, जबकि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कहीं पर प्राइस कंट्रोल टीमें कार्रवाई करती हुई सरगर्म नज़र आती हैं। तो कहीं ठीक है जी, थैंक यू सो मच शाहजेब, आपका शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। मेरे पास है मीट रेट। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 600 रुपये किलो में और बीफ मिन्स अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 785 रुपये किलो में। इसके बाद ही मटन पर केजी 1580 रुपये और मटन मिन्स 1700 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। चिकन के रेट हैं जी 179 रुपीज़, जिंदा मुर्गी आप खरीद सकते हैं गवर्नमेंट रेट के मुताबिक। इसका बना हुआ गोश्त 260 रुपये किलो में अवेलेबल है। सो ये थी हमारी रेट लिस्ट जो कि आपके साथ शेयर कर दी है। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर नए टॉपिक, नए मेहमानों और नई खबरों के साथ। आपने जी सिटी 10 के साथ रहना है और अपनी सजेशन से हमें आगाह रखते रहना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।